गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 10 चल रहा है बेटा, और लास्ट इसमें शायद हमने एंजाइम्स कंप्लीट कर लिए थे, एंड इसके बाद में बस एंजाइम हो गए थे, हार्मोन भी कर लिए थे। ओके ठीक है, विटामिन पढ़ने हैं ना। एंजाइम और हार्मोन दोनों हो गए, हार्मोन के टाइप्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे सारे हमने ना। ठीक है, चलिए बेटा हेडिंग डालो, हार्मोन्स। अच्छा विटामिन है ना, हार्मोन तो कंप्लीट है। विटामिन धन्यवाद मालिक। विटामिन है ना। देखो बेटाओ, हम बात कर रहे हैं विटामिन की। विटामिन जो होते हैं ना, ये एनर्जी सोर्स नहीं होते, है ना। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, उपापचय क्रिया जिनको कहते हैं हम, उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी उनमें हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपरली वर्क करवाते हैं। ठीक, यानी कि नेसेसरी है बॉडी के लिए। ठीक है, डायरेक्ट हमें इससे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जो रिएक्शन वगैरह हो रही है, जो क्रिया हो रही होगी ना, उनको ये कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बॉडी में दिक्कतें आएंगी, और उनको कहते हैं हम, जैसे अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली अब हमारे जो विटामिन में है ना, यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो जितने भी विटामिन है उन सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है, उनकी कमी से होने वाले रोग याद रखने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, बाकी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, जो विटामिन होते हैं ना, इनको विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है ना। विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा जो जल में विलेय होते हैं, और दूसरा होता है जो वसा में विलेय होते हैं, जल में और वसा में। ठीक है, जल में विलय होने वाले और वसा में विलय होने वाले। जल में दो विटामिन होते हैं बेटा, एक तो बी और एक सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में बाकी के जो बच गए वो वसा में विलय होते हैं। ठीक है, ए बी आई गया, सी आई गया, फिर डी, फिर ई और फिर के। ये चारों के चारों वसा में विलय होते हैं। टोटल ये विटामिन है। ठीक, ये जो विटामिन बी है ना बेटा, ये विटामिन कॉम्प्लेक्स होता है ना। B1, B2, B3, B5, B6, वैसे B9 भी होता है, लेकिन हम B12 ये पढ़ेंगे सारे, है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब ये कई से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन टाइप में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो विटामिन B12 होता है ना बेटा, ये जल में विलय नहीं होता। मतलब विटामिन बी और सी दोनों विलय होते हैं, लेकिन बी के अंदर B12 वो जल में विलय नहीं होता, बाकी के सारे जल में विलय होते हैं ना। ठीक है, तो कई बार इसमें से पूछ लेता है सीधा सीधा कौन सा जल में विलय नहीं है। B12 विलय नहीं होता, ये जल में विलय होते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं, और ये वसा में घुलते हैं। अब जो जल में घुलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब ऑलरेडी जल काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ठीक है, इसका मतलब जो भी विटामिन इसके अंदर होंगे वो सारे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब बी और सी। ठीक है, और पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे तो फिर वो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन बाकी के ये स्टोर होते होंगे, जमा होते होंगे। ठीक, बाकी इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा बता दें। एक तो ये जैसे भैंस, जल के लिए तो ऐसे बोला जाता है ना, गई भैंस पानी में, वो भैंस और पानी, भैंस है वो बी और सी से याद रख लेते हैं उसको थोड़ा पानी में, है ना। तो ये दो तो ये हो गए, और वसा के लिए कीड़ा वर्ड याद रख लेना। वैसे बाकी बच गए जो इसी में अपने आप आ गए ना। ठीक है, ये इसको तो ध्यान रख लेना, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो थोड़ा सा याद रखने के पर्पज से बताया आपको ना। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई इसकी बातें, है ना। अब हम फिर एक एक विटामिन को थोड़ा सा देखेंगे डिटेल से, कि विटामिन जैसे बी स्टार्ट करेंगे।
है ना। तो विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी में इसका नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग और सोर्स भी लिखवा देंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखवा दूंगा मैं, है ना। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो आप विलेयता के आधार पर, है ना। एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं लिखवाता हूँ सारा। लिख लिया, ठीक है। हेडिंग डालो फर्स्ट विटामिन बी, विटामिन बी, ठीक है। अब इसमें पहला पढ़ेंगे हम B1, B1 देखो बताओ, इसका नेम जो होता है वो होता है थायमिन, है ना। तो इसके नाम लिखो, एक तो लिखना है नाम थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। और जो इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग, वो होता है बेरी बेरी। नाम हो जाएगा थायमिन और रोग हो जाएगा बेटा बेरी बेरी। ठीक है, स्रोत में कुछ कुछ लिखवा देता हूँ, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के पर्पज से भी मैं बता देता हूँ ना। ठीक है, पर लिख लो बेटा, है ना। हरी सब्जियाँ, सोयाबीन, दूध, और चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? चीज़ होती है ना। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो, है ना, देख लेना आप, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है उसका ना। सेकंड लिखो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा ना। विटामिन B2, विटामिन B2, है ना। इसका नेम होता है राइबोफ्लेविन। B2 है ना, राइबोफ्लेविन।
अच्छा, इसका रोग का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है बेटा, पर मुंह के आसपास सूजन वगैरह आ जाती है ना, ठीक है, तो इसमें लिखो मुंह के आसपास सूजन आना। होठों का कटना, होठों का कटना, इसको ब्रैकेट में लिखना ओष्ठ विदरण, है ना। होठों का जो कटना होता है ना उसको बोलते हैं ओष्ठ विदरण। ओष्ठ से मतलब समझ में आ ही रहा होगा बेटा ना, होठों के पर्पज से बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे तीसरा B3, इसको बोलते हैं नियासिन। B3 है ना, विटामिन B3, नाम क्या है बेटा इसका, नियासिन, विटामिन B3 है ना, नाम क्या है, नियासिन। और रोग में लिखना पेलेग्रा, जो रोग है उसका नाम क्या है, पेलेग्रा, है ना। रोग कौन सा है, पेलेग्रा। B3 की बात कर रहे हैं, नियासिन, और जो रोग है वो रोग कौन सा है, पेलेग्रा, है ना। लिख लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। B3 के बाद अगला कौन सा आएगा, B4 नहीं देखना, B5 की बात करेंगे ना। B5 पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक है ना, थोनिक या थेनिक कहीं भी देख लेना बेटा ना, पेंटाथेनिक शायद है ना, थेनिक लिख लेना इसको ना, ये हिंदी थेनिक ज़्यादा सही है ना। हाँ, लिख लिया। रोग लिखो बेटा, अमाशय में सूजन, अमाशय और आंत में सूजन दोनों ही लिख लेना ना, या फिर अलग अलग लिख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। अमाशय में सूजन और आंत में सूजन, है ना, अमाशय और आंत में सूजन। अमाशय व आंत में सूजन। B6 इंपॉर्टेंट है, B6 और B12 है ना। B6 लिखो बेटा, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, B6 है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। मरोड़ वगैरह उठती है ना, उसमें लिख देना मरोड़ उठना, पढ़ना, मरोड़। रोग इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है इसका ना। और B6 के बाद अगला कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा, B12। B12 का लिख देना नेम, साइनोकोबालेमिन, 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 है ना। तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है, लेकिन उसको प्रणाशी रक्त अल्पता बोलते हैं ना, रक्त अल्पता एनीमिया रोग को बोलते हैं बेटा ना, रक्त अल्पता रोग का नाम है ना। हमें डिस्कस करने ही नहीं बेटा इतना कि रोग कौन सा है, कैसे क्या है ना। ठीक है, विटामिन C
ये तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा पूरा, है ना। बी अब विटामिन सी 18 डाल देंगे ना। विटामिन सी, नेम लिखो इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इंपॉर्टेंट बात है रोग, स्कर्वी, स्कर्वी डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, दांत और मसूड़ों में, है ना, उनमें दिक्कतें आती है ना, स्कर्वी। तो विटामिन बी और सी दोगे दोनों, ठीक। इसके बाद में अगला, अच्छा बेटा ये B12 जो लिखा है ना आपने, अगर इसमें जगह हो तो लिख लो, नहीं तो नोट डाल के अलग लिखवा दूंगा, है ना। यह कोबाल्ट धातु का संकुल है, यह कोबाल्ट धातु का संकुल है। ब्रैकेट में बस इतनी सी लाइन लिख देना ना। अच्छा, क्वेश्चन आता है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक। कौन से विटामिन होता है बेटा वो, B12, है ना। या फिर डायरेक्ट वैसे पूछ ले विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, वो तो कैसे भी पूछना चाहे ना। कोबाल्ट का ध्यान रख लेना वो उसमें ना। और वैसे भी नाम से अगर थोड़ा सा ध्यान दो, साइन कोबालेमिन, वो कोबाल्ट से निकाला गया कोबालेमिन, है ना, ठीक। हाँ बेटा विटामिन सी हो गया। अगली बात करेंगे अब कौन सा आएगा विटामिन। हाँ भाई इसके बाद कौन सा विटामिन आएगा। हाँ अब चलते हैं अगले पर ना। विटामिन बी और सी दोनों हो गए, ए पर चलते हैं ना। विटामिन ए, नाम लिखोगे रेटिनोल, रेटिनोल। रोग लिखोगे रतौंधी, 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 धी मात्रा बड़ी आएगी शायद, है ना, ठीक है, रतौंधी, है ना। अच्छा बेटा रतौंधी रोग में क्या होता है ना, एग्जैक्टली शाम के समय जैसे ही जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे कम दिखाई देने लगता है या नहीं दिखाई देता, कुछ इस टाइप का होता है ना। मतलब रोशनी में अच्छा खासा दिखता है, रोशनी कम होती है फिर दिखना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर ना, वो रतौंधी रोग है, विटामिन ए, ठीक। अगला कौन सा आएगा, बी और सी हो गए, विटामिन डी, विटामिन डी। कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सीफेरोल। नेम आया था, आया होगा ना, इसमें से नेम और रोग ही पूछता है, ठीक है, तो उस पर मेहनत करनी है, बाकी चीज़ों पे काम नहीं करना ना। हाँ बेटा अब दूसरी बात इसके रोग की बात करें, है ना, तो इसमें रोग दो ध्यान रखने हैं। एक रोग तो होता है बेटा बच्चों में और एक होता है वयस्क में, वयस्क, देख लेना शायद सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो वयस्कों में और बच्चों में अलग अलग है, अडल्ट में अलग, चिल्ड्रन में अलग, है ना। देखो जो चिल्ड्रन की बात करोगे इनके अंदर जो रोग होता है ना उसको तो बोलते हैं बेटा हम रिकेट्स, वो तो किस नाम से लिखा, रिकेट्स। दोनों ही रोग हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, पतली पड़ जाती है, जल्दी टूट फूट हो जाती है ना। बच्चों के अंदर तो रिकेट्स, और वयस्कों में बात करें ना तो वयस्कों में अंदर इसको बोलते हैं बेटा ओस्टियोमलेसी, ओस्टियोमलेसिस, इस तरीके से नाम है ना। हो गया।
अगला आएगा विटामिन ई। टोकोफेरोल विटामिन डी, सॉरी कैल्सीफेरोल तो विटामिन डी होता है और टोकोफेरोल होता है विटामिन ई। टोकोफेरोल विटामिन ई, टोकोफेरोल, और ये प्रजनन क्षमता को कम करता है बेटा, है ना, ठीक है। तो इसमें लिखो प्रजनन क्षमता में कमी रोग। अच्छा, जिसको एक बांझपन नाम से भी हम कह सकते हैं ना, ठीक है। और इसके अलावा मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है ना, आरबीसी जो होती है वो भुरभुरे कलर में, मतलब धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है, ठीक। तो एक और लिख दो इसमें, मांसपेशियों का कमजोर होना। प्रजनन क्षमता में कमी इंपॉर्टेंट वही है, बाकी मांसपेशियों में कमजोरी। अगला कौन सा आएगा? के, विटामिन के। फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, कई जगह अलग अलग लिखा हुआ मिल जाता है, आप देख लेना। फिलोक्विनोन, कई जगह फाइलोक्विनोन भी होता है ना, इस तरीके से फाइलोक्विनोन, क्विनोन, कई जगह फिलो कई जगह फाइलो ना, ठीक है। फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। एग्जैक्टली इसका काम क्या है बेटा? जो चोट लगने के बाद जो ब्लीडिंग होती है ना, उसमें क्लोटिंग कर देता है, थक्का जमा देता है रक्त का ना, ठीक है, उसमें हेल्प करता है ना, ठीक है। डायरेक्टली खुद काम नहीं कर रहा, उसमें हेल्प कराता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाएगी तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो वो होती ही जाएगी, है ना, रुकता नहीं है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में वो उस जगह रुक जाता है ना, क्लोटिंग हो जाती है इस वजह से। रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है बेटा, तो ये तो विटामिन के नेम हुए और उनके साथ में उनके रोग वगैरह भी हमने देख लिए ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एक तो ये थी कि जल में कौन से विलेय और वसा में कौन से हैं। जल में होने वाले विलेय में B12 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अलग से मैं नोट डाल के भी लिखवा देता हूँ अभी, बाकी यहाँ तो लिख ही लिया होगा आपने ना, ठीक। लिखो, नोट में लिखो, विटामिन B12, विटामिन B12 जल में विलेय नहीं होता है। जल में विलेय नहीं होता है, इसलिए यह शरीर में संचित रहता है। इसलिए यह शरीर में संचित रहता है। भाई जो भी आपके शरीर में, देखो जो जल में विलेय होते हैं वो शरीर में इकट्ठा नहीं हो सकते ना, ठीक है, शरीर में संचित रहता है। तथा शेष जल में विलेय विटामिन, शेष जल में विलेय विटामिन शरीर में संचित नहीं रहते हैं। शरीर में संचित नहीं रहते हैं। हो गया? अच्छा, जो जल में होते हैं वो शरीर में इकट्ठा नहीं रहते, लेकिन वसा वाले तो इकट्ठा रह सकते हैं, है ना। तो ये नॉर्मली क्या होता है बेटा, यकृत के अंदर स्टोर रहते हैं, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिख दो नोट के अंदर ही, वसा में विलेय विटामिन, वसा में विलेय विटामिन यकृत तथा एडियोस उत्तक में संचित रहते हैं। यकृत तथा
एडियोस उत्तक में संचित रहते हैं। हाँ उत्तक, अच्छा मैंने तेज ज़्यादा लगा दिया कि अच्छा जो भी है बेटा ना देख लेना। एडियोस उत्तक है ना, टिश्यू उनकी बात कर। अच्छा क्लियर हुई बात। एक और विटामिन होता है बेटा जो इन सबसे बाहर है, विटामिन एच, है ना। उसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं जानना, बस उसका नाम लिख लेना। विटामिन एच और होता है जिसको बायोटीन कहते हैं। विटामिन एच है ना, क्या बोलते हैं इसको, बायोटीन। ठीक है, हालांकि कोई काम का नहीं है लेकिन लिख लो एक बार, है ना, अलग से कहीं पे भी। विटामिन एच को बायोटीन कहते हैं, है ना जल में ना वसा में कहीं नहीं पढ़ा हमने इसको ना, हम अलग से लिख रहे हैं बस। और ये कंप्लीट होता है विटामिन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें क्या क्या एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो बात कर लेते हैं ना भाई। इतनी सारी चीजें में से हमें क्या क्या चीज देख, एक तो सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है जल में और वसा में कौन सा विलेय है कौन सा नहीं है ना, पूछ लेता है कौन सा वसा में विलेय नहीं है, तो इनमें से जो भी देखे वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग ना। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी विटामिन है उनके नाम और उनके रोग, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है ना। ठीक है, विटामिन B1 नाम क्या है इसका, थायमिन, रोग क्या है, बेरीबेरी, है ना, थायमिन और बेरीबेरी। B2 की बात करें राइबोफ्लेविन, और ये होट वगैरह से संबंधित है, इसमें कोई एग्जैक्टली ऐसे पूछता भी नहीं है, नाम ध्यान रख लेना राइबोफ्लेविन। ठीक, विटामिन B3 की बात करें, इसके दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नियासिन और पेलेग्रा। ठीक है, B5 में केवल नाम देख लेना, नाम वैसे ही समझ में आ जाएगा, पांच पेंटा है ना, थोड़ा सा देख लेना ना, पेंटाथेनिक। 6 में बात करेंगे पायरिडोक्सिन। ठीक है, कोई रोग में कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, है ना। ठीक, अरे पढ़ लेना एक बार। B12 की बात करें साइनोकोबालेमिन। ठीक है, एनीमिया वाला बात कर रहे हैं ना, रक्त अल्पता। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोबाल्ट धातु संकुल होता है ना B12। ठीक, और जल में विलेय भी नहीं होता, इसके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। और रोग कौन सा होता है, स्कर्वी, मसूड़ों दांतों से संबंधित होता है, डेंटल प्रॉब्लम्स, है ना। विटामिन ए की बात करें रेटिनॉल, और रोग कौन सा बेटा, रतौंधी। ठीक, विटामिन डी की बात करेंगे कैल्सीफेरोल, रोग इंपॉर्टेंट है बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, है ना। ठीक है, विटामिन ए की बात करें टोकोफेरोल, बांझपन वगैरह इसमें से रोग हो जाता है ना। विटामिन के की बात करें फाइलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का नहीं बनता उसके अंदर। ठीक, यही सब बातें आती है, तो विटामिन कंप्लीट होते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अब हम, है ना, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। लिखिए इसमें, जीव कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित, जीव कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा क्रोमोसोम, गुणसूत्र। उन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। सही बात है, और गुणसूत्र ही तो होते हैं जो अपने आनुवंशिकता गुणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं ना, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ये प्रोटीन व अन्य जैव अणुओं से मिलकर के बने होते हैं।
सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। लिख दिया। तो बताओ इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से यौगिक पाए मतलब तत्व पाए जाते हैं? कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस। मुख्य रूप से यही होते हैं ना, इन सब से मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ये मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाया जाता है, मुख्य रूप से बोला है, मतलब जरूरी नहीं है सभी, जैसे हम बाद में बताएंगे भी कौन सा एक्सेप्शन है ना। लिख दिया। अब देखो बताओ ना, ये एग्जैक्टली 3 पार्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। 3 चीजों से मिलकर के बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ओके, 3 चीजें क्या क्या होती है बेटा? एक तो होती है शर्करा, पेंटोज शर्करा बोलते हैं इसमें, है ना, लिख ही देते हैं पेंटोज शर्करा। सुनिएगा ध्यान से, एक तो होती है बेटा पेंटोज शर्करा, ठीक है। दूसरा होता है क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। तीनों मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल को बनाते हैं, है ना। इन तीनों के सम्मिलित रूप से क्या बनेगा? न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य रूप से 3 अवयव पाए जाते हैं। तीनों के नेम लिख दो बेटा। लिख दिया, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो बताओ होता क्या है, इनमें से एक तो शर्करा और क्षारक, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, क्या कह रहा हूं, एक तो है बेटा शर्करा और एक जो क्षारक, इन दोनों को आपस में मिलने से वो बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में, न्यूक्लियोसाइड, इसके साथ में तीसरा कौन सा बच गया? फास्फोरिक अम्ल, है ना।
ठीक है, या फास्फेट समूह भी कह देते हैं इसको ना, फास्फेट आयन या समूह। बट अभी तीनों की बात करेंगे अलग से डिटेल से ना। न्यूक्लियोसाइड जो बन चुका है ना शर्करा और क्षारक के आपस में जुड़ने से, इसके साथ अगर तीसरा ग्रुप फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ जाए या फास्फोरिक एसिड है ना, फास्फोरिक अम्ल ये भी जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोसाइड है, शर्करा और क्षारक के मिलने से बनेगी न्यूक्लियोसाइड, है ना। न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फास्फोरिक अम्ल भी जोड़ दे तो न्यूक्लियोटाइड। मतलब ऐसा कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर शर्करा, क्षारक और फास्फोरिक अम्ल तीनों हैं। सही है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड खूब सारे आपस में जुड़ेंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड खूब सारे आपस में जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली वर्ड का मतलब अनेक होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना भाई। पहले तो न्यूक्लियोसाइड बना शर्करा और क्षारक का। कोई देखो शर्करा होगी, अभी पढ़ेंगे हम कौन कौन सी होती है, क्षारक होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, ऐसे ही फास्फोरिक अम्ल तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे भी, है ना। लेकिन क्या करें, इन शर्करा को और क्षारक को आपस में जोड़ दो किसी को भी, तो जो बना उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल भी जोड़ दो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऐसी संरचना जो बनी उसको बार बार जोड़ दो आपस में तो क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं बेटा, हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। मतलब न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी, न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना, न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल मिलाने से। न्यूक्लियोसाइड किससे बना, शर्करा प्लस क्षारक से। ठीक है, तो इन तीनों ही बातों को हम लिख लेते हैं यहाँ, है ना। तीनों बातों को ऐसे कैसे लिख लो आप, है ना। बाकी लैंग्वेज में मैं लिखवाता हूं फिर। शर्करा प्लस क्षारक को क्या करें, न्यूक्लियोसाइड। शर्करा प्लस क्षारक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं हम, हो गया, है ना। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, ये तो चीज समझ में आ गई, है ना। तो इसको लिखो, एक शर्करा तथा एक क्षारक, एक शर्करा तथा एक क्षारक के परस्पर बंधित होकर बनने वाला अणु क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। बनने वाला अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखना, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट समूह से बनी इकाई, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट समूह से बनी इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। हो गया,
फिर लाइन चेंज करके लिखना, अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा थोड़ा इतना क्लियर हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल में 3 घटकों में से कौन कौन से होंगे और आपस में जुड़ करके कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा, अगर न्यूक्लिक अम्ल को हमने ब्रेक किया होगा, तोड़ा होगा, तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा, और तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और ब्रेक करेंगे तो फिर वो बाद में शर्करा और क्षारक के फॉर्म में टूट जाएगा। यही रहा होगा ना। ठीक है, फास्फेट समूह अलग बनेगा यहाँ से जो बच जाएगा। ठीक, तो ऐसा आप कह सकते हो। इसका अपघटन कराने के बाद में इन 3 इकाइयों में से ही प्राप्त होंगे। अब हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं, पेंटोज शर्करा। पेंटोज इसलिए क्योंकि बेटा 5 वाली रिंग बनती है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, इस वजह से ना। 2 प्रकार की होती है ना। एक तो राइबोज शर्करा, और दूसरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, 2 प्रकार की होती है ना, एक राइबोज शर्करा होती है और एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है ना। डी फॉर डीएनए, राइबोज आरएनए। ये आरएनए में पाई जाती है और ये डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन पर दो शर्कराएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहली लिखो राइबोज शर्करा और दूसरी लिखो डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के स्ट्रक्चर सुनो। फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर याद है आपको? फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर में ऐसे बनाया था, सही है। कुछ हद तक, मैं ऐसे नहीं कह रहा वही स्ट्रक्चर है, कुछ हद तक वैसा स्ट्रक्चर है। सेम इसके बात करोगे, ठीक। अब होता है क्या है बेटा, देखो सुनना ध्यान से, इसमें OH दोनों में ही ऊपर मिलता है बेटा, फर्स्ट वाले पर, है ना। अब सेकंड और थर्ड वाले इन दोनों पर OH नीचे मिलेगा और इसमें CH2OH ऊपर मिलता है, वो तो फिक्स है ही, बाकी सब जगह H जोड़ना है। ये तो हुई राइबोज शर्करा।
अब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस की। नाम में आ रहा है ऑक्सी, ऑक्सीजन ही गायब हो जाता है, कौन सा, इस दूसरे नंबर वाला। दूसरी पोजीशन पर जो ये O है ना, इस ऑक्सीजन को गायब कर दे, दोनों तरफ H बच जाते हैं, वो डीऑक्सीराइबोस है। ऊपर भी H और नीचे भी H, बाकी यहाँ OH H, इसमें H CH2OH। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये राइबोस शर्करा है, वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। ऑक्सी वर्ड आ रहा है, ऑक्सीजन गायब कर दी, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें ना, सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। बाकी के 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 हो रहा, तो पेंटोस शर्करा कहते हैं इसको ना। बाकी रिंग भी 5 की बन रही है, उस हिसाब से भी देख सकते हो। क्लियर हुई बात। राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है, आरएनए में। आप चाहो तो उसी के आगे लिख देना आरएनए में पाई जाती है, इसमें लिख देना डीएनए में पाई जाती है, और चाहो तो अलग से लिख दो ना, ठीक है। इन दोनों को बना लो। वहाँ जगह नहीं हो तो नीचे अलग से लाइन में लिख देना, राइबोस शर्करा आरएनए में तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। राइबोस शर्करा आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए तो हम यही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम, पेंटोस शर्करा कर लिया हमने, है ना। अगली क्लास में नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल को करने के बाद फिर देखेंगे इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट, है ना। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर याद रखना, आरएनए का और डीएनए का। किसमें बेटा, हाँ वो H आएगा ना, बिल्कुल आएगा, है ना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।